में मैं आपको याद दिलवा दूं उससे पहले हम लोग एल्केन बनाने के मेथड पढ़ रहे। एल्केन, ठीक है ना। और इसमें नंबर 4 हेडिंग है एल्डिहाइड से एल्केन बनाना। तो इस एल्डिहाइड से एल्केन कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहली बात, इस एल्डिहाइड को हम ऐसे लिख सकते हैं CHO प्लस इसका अगर हम करवाएंगे रिडक्शन। रिडक्शन करवाने के लिए मैं पहले ही बताता हूं आपको, किसी ना किसी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। रिड्यूसिंग एजेंट हो गया ZnHg/HCl। तो उसमें होगा क्या बच्चों, हमें एल्केन बनाना। एल्केन जो होता है वो होता है RH। यहां से 2H तो चले जाएंगे इस O को लेके। तो इसमें क्या है बच्चों, ये जो H है 2 तो चले गए इस O के साथ, ये दोनों मिला के मिलकर बना देंगे H2O प्लस 2H चले जाएंगे इसके पास, तो ये बन जाएंगे RCH3। अब इसमें टोटल कितने H यूज हुए बच्चों? 4। एल्केन बनाने की रिएक्शन है, कोई सी भी रिएक्शन कर सकता है, कैसे भी कर सकते हैं। जैसे CH3 CHO की रिएक्शन, आप एल्कोहल बना रहे हैं, क्या बना रहे थे? एल्केन बना रहे। और इसमें जो कैटलिस्ट है वो कौन होगा? ZnHg/HCl। तो 4H है, 4H में से 2 तो चले गए इसके साथ, ये बन गया H2O। और 2H चले गए इसके साथ, तो ये बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। नंबर 4 के बाद नंबर 5 हेडिंग है फ्रॉम कीटोन। सबसे पहली बात, कीटोन जो होते हैं बच्चों जिनमें ये वाला फंक्शनल ग्रुप होता है CO, ठीक है जी। इसमें भी बिल्कुल सेम टू सेम ये रिएक्शन है। अगर हम किसी कीटोन की रिएक्शन किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ कराएं, रिड्यूसिंग एजेंट सेम है ZnHg/HCl। तो वही यहाँ से 2 हाइड्रोजन में चले जाएंगे ऑक्सीजन को लेके, ये बना देगा H2O। और 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे कार्बन के पास, तो ये बना देगा बच्चों RCH2R। ये भी क्या है? एक एल्कीन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। टोटल कितने चूज हुए? 4। ये हमारे नंबर हेडिंग 5 खत्म हो गया आज। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर 6। नंबर 6 हेडिंग है बच्चों बाय डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। बाय डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से भी हम क्या बना सकते हैं? एल्केन बना सकते हैं। सबसे पहली बात, जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से CO2 रिमूव होती है, ठीक है ना, NaOH की प्रेजेंस में, तो उसे हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं। और इस रिएक्शन में क्या है, पहले तो RCOOH की रिएक्शन होती है NaOH के साथ। तो इसमें होगा क्या बच्चों, ये जो H है ये इस OH के साथ चला जाता है और ये बना देता है H2O। बाकी क्या रहेगा इसमें? RCOONA। अभी जो RCOONA है, यहाँ पे CaO भी है बच्चों। ये जो RCOONA है वापस इसकी रिएक्शन फिर दोबारा से NaOH के साथ हो रही है CaO की प्रेजेंस में। तो इसमें होता क्या है बच्चों, इतना जो पोर्शन है ये बन जाता है Na2CO3 और एक R ये है और ये बचा इधर H, ये बन गया बच्चों RH। इसको हम क्या कहते हैं? एल्कीन। ठीक है जी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हेडिंग है नंबर 7 बाय कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड में क्या है बच्चों? RCOOK के 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करेंगे बच्चों वाटर के साथ, और इसका हम करेंगे बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जब करेंगे बच्चों इसमें, तो होगा क्या, ये जो K है यहाँ, ये तो चला गया OH के साथ,
इसने क्या बना दिया, 2KOH प्लस ये दो मोलिक्यूल CO2 के बन गए यहाँ, ये बन गया फिर 2CO2 प्लस ये बन गया यहाँ H2 हाइड्रोजन। और यहाँ क्या हुआ, R और R के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड बन गया। R सिंगल बॉन्ड R जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, एल्कीन। ठीक है ना। अब इस रिएक्शन की एक खास बात ये है, इस रिएक्शन के लिमिटेशन, लिमिटेशन क्या है बच्चों इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में लिमिटेशन ये है कि इस मेथड से कभी भी हम CH4 यानी कि मैथेन को नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते मैथेन को, जरा ध्यान दें। इसमें एक्चुअली में क्या है कि CH3 COOK और CH3 COOK की रिएक्शन होगी। तो ये कितने मोलिक्यूल है, 1 और 2, और ये दोनों आपस में जुड़ेंगे यहाँ। तो दोनों जुड़ के यहाँ क्या बनाएंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, एथेन। तो इस मेथड से कभी भी हम मैथेन नहीं बना सकते, ये इसका लिमिटेशन हो गया। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन, हमारे यहाँ केमिकल प्रॉपर्टी खत्म होगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन में क्या है बच्चों, नंबर 1, C1 से लेके C4 तक के जो एल्केन होते हैं वो कलरलेस और ओडरलेस गैस होते हैं, गैस। नंबर 2, इसके बाद के जो कुछ मेंबर हैं, इसके बाद के जो कुछ एल्केन है जिनमें C5 से लेके C17 तक के जो मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, लिक्विड होते हैं। उसके बाद नंबर 3 की बात करते हैं, C18 से और हायर मेंबर जो होते हैं बच्चों, ये होते हैं आपके सोलिड। और मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, हर फैमिली में, हर होमोलोगस सीरीज में आपको ये बात सुनने को मिलेगी कि शुरुआत के कुछ मेंबर क्या होते हैं, गैस, उसके कुछ बाद के मेंबर होते हैं लिक्विड, उसके कुछ बाद के मेंबर क्या होते हैं, सॉलिड। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। दरअसल क्या होता है बच्चों, ये होता है वंडरवाल फोर्स, वंडरवाल फोर्स। ये वंडरवाल फोर्स क्या है, मान के चलो, कुछ मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। वंडरवाल फोर्स क्या है, जैसे मान के चलो मैं पानी को दीवार पर फेंक देता हूँ, तो पानी जो होता है वो दीवार पे चिपक जाएगा। दीवार पे चिपकने का कारण क्या है, वहां बच्चों वंडरवाल फोर्स, वंडरवाल एक साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है ना। दूसरी बात, आपने अक्सर देखा होगा एक टॉय गन होती है, उस टॉय गन से हम क्या करते हैं, उसको दीवार पे चिपकाते हैं तो दीवार पे चिपक जाती है, वो उसका हेड होता है कुछ ऐसा रेड कलर का। ठीक है ना। और अगर यही टॉय गन का हेड हम थोड़ा सा बड़ा कर लें, तो ये जो टॉय गन है थोड़ा सा स्ट्रोंगली चिपक जाती है, स्ट्रोंगली। तो वहां इस टॉय गन और इस दीवार के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कौन सा फोर्स है, वंडरवाल फोर्स। तो यहाँ इस बात से हमें ये बात पता चलती है कि किसी भी चीज का सरफेस एरिया अगर बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ने के बाद जो वंडरवाल फोर्स है वो भी क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है। ठीक है ना। तो इसी बात को हम ध्यान में रखेंगे, सरफेस एरिया बढ़ने पर वंडरवाल फोर्स बढ़ता है। तो अब जरा ध्यान दें, जैसे कार्बन, मैथेन है, मैथेन में एक कार्बन है। जैसे एथेन है, एथेन में दो कार्बन है। प्रोपेन में क्या है, तीन कार्बन है। ब्यूटेन में क्या है, चार कार्बन है। तो ये क्या करते हैं, इनका सरफेस एरिया क्या है, धीरे धीरे कार्बन बढ़ने के साथ साथ बढ़ रहा है। और जब सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो ये अपने मोलिक्यूल के साथ उतना ही स्ट्रोंगली क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो C1 से लेके C4 तक के तो अट्रैक्शन फोर्स क्या है, कम है, वीक, वीक वंडरवाल फोर्स है, क्योंकि सरफेस एरिया क्या है, कम है। लेकिन इसके बाद फिर अगर आप देखें जिनमें 5 कार्बन होंगे या 6 कार्बन होंगे या 7 कार्बन होंगे, तो वो अपने दूसरे मोलिक्यूल के साथ क्या होगा, काफी स्ट्रोंगली अटैच होगा, जिसकी वजह से वो उस पर क्या हो जाएगा, लिक्विड। और फिर उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, वो लास्ट में सोलिड। ठीक है ना। ये हर सेल में, हर उसमें मिलेगा आपको। इसके बाद बारी आती है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है सोलिबिलिटी। नंबर 2 है सोल्यूबिलिटी। सोलिबिलिटी में क्या है, जितने भी हमारे एल्केन्स होते हैं बच्चों, वो एल्केन सारे के सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं, सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट।
नंबर 2, वाटर में सारे क्या होते हैं, वाटर में क्या होते हैं बच्चों, इनसोल्यूबल होते हैं, वाटर में डिजोल्व नहीं हो पाते। ठीक है ना। इसके बाद बच्चों बारी आती है नंबर 3, बोलिंग पॉइंट। बोलिंग पॉइंट, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोलिंग पॉइंट वाला, ध्यान देना बच्चों। बोलिंग पॉइंट में क्या है, जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट, बोलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों, बढ़ जाएगा। कारण क्या है, वंडरवाल फोर्स। अगर वंडरवाल फोर्स क्या है, कम है, तो बोलिंग पॉइंट कम होगा। वंडरवाल फोर्स अगर क्या होगा, बढ़ जाएगा कार्बन बढ़ने के साथ साथ, तो वंडरवाल फोर्स बढ़ने के साथ साथ बोलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है जी बात। नंबर नेक्स्ट पॉइंट इसी में है 4, आइसोमेरिक एल्केन। अब जैसे हम बात करते हैं बच्चों आइसोमेरिक एल्केन की, यहाँ जरा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जैसे हमारे पास C5H12 है, और इसके मैं कुछ बनाता हूँ आइसोमर, CH3, CH2, 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 CH3। ये हो गया बच्चों हमारा नॉर्मल पेंटेन। इसके बाद दूसरा हो गया CH3, CH3, CH2, CH, CH3, और ये हो गया हमारा CH3। 1 2 3 4 5, गलत हो गया ये। ठीक है ना, यहाँ कुछ नहीं है। अब इसके बाद 1 2 3 4 5, आप जरा चेक करें बच्चों, यहाँ सरफेस एरिया क्या हुआ। जैसे कि सारे तीनों तीनों एक दूसरे का आइसोमर है, यहाँ इसका सरफेस एरिया क्या है, बहुत ज्यादा। यहाँ इसका सरफेस एरिया कुछ घट गया, यहाँ इसका सरफेस एरिया और कम हो गया। तो सरफेस एरिया अगर ज्यादा होता है तो बोलिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज्यादा होता है। इसीलिए ध्यान देना, सबसे ज्यादा बोलिंग पॉइंट किसका होगा, इसका, फिर इसका, और सबसे कम किसका होगा, इसका, क्योंकि सरफेस एरिया क्या हो गया बच्चों, बहुत ज्यादा कम हो गया। क्योंकि वन टू वाल फोर्स सरफेस एरिया घटने के बाद क्या हो जाता है, घट जाता है। इसके बाद बच्चों बारी आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। ध्यान देना बच्चों, ये जो एल्केन्स होते हैं, इन एल्केन को हम पैराफिन्स भी कहते हैं। पैराफिन्स, पैराफिन्स जो होता है बच्चों, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पैराफिन्स। पैरा मतलब होता है बच्चों लेस, फिन्स मतलब होता है रिएक्टिव। यानी कि इस नाम से बात समझ में आ रही कि जो हमारे एल्केन्स होते हैं वो क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद, केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने लिख रखा है यहाँ कि जो एल्केन्स होते हैं वो कुछ टाइप्स की रिएक्शन शो करते हैं। जैसे नंबर 1, एल्केन्स शो करते हैं बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा शो करते हैं ये कंबशन, कंबशन रिएक्शन। तीसरा शो करते हैं बच्चों ये कंट्रोल, कंट्रोल ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसके बाद चौथा ये शो करते हैं आइसोमराइजेशन रिएक्शन, आइसोमराइजेशन। आपके पास सभी के पास नोट्स होने चाहिए बच्चों, तभी फायदा है यहाँ पढ़ने का, ध्यान देना। नंबर नेक्स्ट है पायरोलाइसिस रिएक्शन, पायरोलाइसिस रिएक्शन। नंबर नेक्स्ट ये शो करते हैं बच्चों ये लेकिन एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, एरोमेटाइजेशन। ठीक है जी। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इनको। सबसे पहली क्या है, अब इसे भाई मेरी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हेडिंग है वो क्या है,
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो पहली है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या है बच्चों, नंबर वन रिएक्शन है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, ठीक है ना। एक तो एक हम हैलोजिनेशन रिएक्शन करके देखते हैं। CH4 एल्कीन की रिएक्शन हम कर रहे हैं क्लोरीन के साथ। ध्यान देना बच्चों, ये रिएक्शन सनलाइट की वजह से होती है, ये कहीं का साइन है सनलाइट का। तो उसमें होता क्या है, यहाँ से एक H, यहाँ से एक Cl निकल के बन जाता है HCl, और ये मिलके बना देते हैं CH3Cl। इस रिएक्शन की खास बात ये है कि ये CH3Cl फिर दोबारा से क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर सकता है सनलाइट की प्रेजेंस में। फिर यहाँ से एक H, यहाँ से एक Cl, क्या बनेगा HCl, और बाकी क्या बन जाएगा ये CH2Cl2। अब CH2Cl2 की रिएक्शन फिर क्लोरीन के साथ होगी, और ये क्या बनाएगा HCl, और ये बन जाएगा CHCl3, CHCl3 प्लस Cl2 के बाद ये क्या बनेगा HCl, और प्लस ये बनेगा CCl4। ध्यान दें बच्चों, जब तक इस CH4 में, अगर आप ध्यान दें, जब तक इसमें H है तब तक ये रिएक्शन होती रहेगी। इस तरीके की जो रिएक्शन होती हैं उनको हम चेन रिएक्शन भी कहते हैं। चेन रिएक्शन, ठीक है ना। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म भी है। सबसे पहली बात, ये जो हमारी रिएक्शन है, ये जो हमारी रिएक्शन है बच्चों, इसकी जो मैकेनिज्म है, इसकी जो मैकेनिज्म है रिएक्शन, ये एग्जाम में आ जाती है कि एल्कीन की जो रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो कौन सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है। मैं आपको बता दूं कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं वो तीन तरीके की होती हैं। नंबर वन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नंबर टू, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नंबर थ्री, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो एल्केन होते हैं हमारे, वो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एल्केन्स कौन सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, फ्री रेडिकल। तो इस फ्री रेडिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म है यहाँ। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म में लिखा हुआ है कि मैकेनिज्म जो होती है वो दो तीन स्टेप में होती है। पहले स्टेप का नाम है चेन इनिशिएशन। इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन में क्या होता है बच्चों, सबसे पहले जो क्लोरीन है Cl2 जो है, ये Cl2 क्या होता है, होमोलाइसिस करता है सनलाइट की वर्जन से। होमोलाइसिस का मतलब होता है इक्वली बॉन्ड का टूटना, और इसमें क्या होता है बच्चों, Cl फ्री रेडिकल बनता है। ये क्या बनेगा, फ्री रेडिकल, ठीक है ना। इसके बाद फिर आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होता है, उसका नाम है चेन प्रोपेगेशन। चेन प्रोपेगेशन, चेन प्रोपेगेशन में क्या होता है, एक फ्री रेडिकल दूसरा फ्री रेडिकल बनाता है। जैसे Cl फ्री रेडिकल जो है, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, और ये इसको, ये ऐसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा, जिससे होगा क्या बच्चों, ये बन जाएगा H और Cl, H और Cl, और ये बन गया बच्चों CH3 फ्री रेडिकल, जिसे हम क्या कहेंगे, मिथाइल फ्री रेडिकल। अब इसके बाद स्टेप नंबर 3 आता है। स्टेप नंबर 3 का नाम क्या है, चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है बच्चों, जितने भी आपके फ्री रेडिकल बने वो सब आपस में रिएक्शन करेंगे और बॉन्ड बनाएंगे। जैसे Cl फ्री रेडिकल Cl के साथ बॉन्ड बनाएगा, जैसे CH3 फ्री रेडिकल Cl फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बनाएगा, जैसे CH3 फ्री रेडिकल CH3 फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ये बनाएंगे क्या इस रिएक्शन में,
ये बना देगा Cl2, ये बना देगा CH3Cl, ये क्या बना देगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस तरीके से हमारा यहाँ बच्चों खत्म होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद फिर नंबर नेक्स्ट है नंबर बी, नंबर 2, कंबशन। कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन क्या है? कंबशन का मतलब क्या होता है बच्चों? ये जो हमारे एल्केन्स हैं, जब इन्हें हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो ये एल्केन्स जो हैं ये हमेशा CO2 और क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे। ठीक है जी, इसे हम क्या कहते हैं? कंबशन कहते हैं। साथ में फिर इसमें क्या होता है? हीट भी निकलेगी लाइट की फॉर्म में। ठीक है ना बात? ठीक है जी बात। जैसे एक रिएक्शन लिख लिख दूं मैं आपके लिए यहाँ, CH4 प्लस ऑक्सीजन, एरो के ऊपर आप लिख सकते हैं कंबशन। जब भी कोई हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो बच्चों हमेशा क्या बनाता है? एक तो CO2 बनाता है और साथ में क्या बनाता है? H2O, चाहे कोई सा भी हो, जैसे C2H6 प्लस O2, एनो के बाद कंबशन, ये क्या बनाएगा? CO2 प्लस H2O। बस इसको आपको क्या करना है बच्चों? बैलेंस करना। अब इसमें ध्यान, एक छोटी सी बात, एक नोट है, अगर आपके पास नोट हो तो एक नोट है, नोट। नोट क्या है कि कौन सा एल्केन बेटर फ्यूल होता है? बेटर फ्यूल। ध्यान देना बच्चों, बेटर फ्यूल कैसे पता लगेगा? वो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन की परसेंटेज ज्यादा होगी वो एल्केन अच्छा फ्यूल होगा। जैसे अगर मैं CH4 में बात करता हूँ हाइड्रोजन की परसेंटेज की, तो 4/16 मल्टीप्लाई 100 इजिकल टू आ गया 25%। अगर मैं बात करता हूँ C2H6 में, तो परसेंटेज क्या निकलेगी? 6/30 मल्टीप्लाई 100 इजिकल टू 20%। तो हमने हाइड्रोजन की परसेंटेज निकाली, तो हाइड्रोजन की परसेंटेज निकाल ली, जरा चेक करें कहाँ किसमें ज्यादा आई? CH4 में। इसका मतलब CH4 क्या है? बेटर फ्यूल है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ कौन से कंपाउंड में कौन सा एल्केन ज्यादा अच्छा फ्यूल है। ठीक है ना बात? इसके बाद इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन, ये इनकम्प्लीट कंबशन क्या होता है बच्चों? जब किसी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाए लेकिन ऑक्सीजन वहां क्या हो? लिमिटेड हो, लेस अमाउंट में हो, तो ऐसी कंडीशन में CO2 ना बन के बच्चों क्या बनता है? CO बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और प्लस वाटर। ठीक है ना? बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ऑक्सीजन अगर एक्सेस होगा तो CO2 बनेगा, ऑक्सीजन अगर लिमिटेड होगा तो CO बनेगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो है कंबशन के बाद सी हेडिंग है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है ना? ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या है? तो यहाँ कुछ पॉइंट लिख रहे, नंबर 1, विद स्टीम। विद स्टीम, तो एल्केन क्या होता है? जब उसको हम हीट करते हैं स्टीम की प्रेजेंस में, और साथ में कोई कैटलिस्ट होगा, तो वो क्या बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चों और हाइड्रोजन। अगर आपके पास रिएक्शन हो CH4 को अगर मैं स्टीम के साथ रिएक्शन कराता हूँ, साथ में हमारे पास यहाँ क्या है? कोई कैटलिस्ट भी है, निकिल। ठीक है ना? तो ये बनाएगा बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O। इसके बाद कंट्रोल ऑक्सीडेशन, ये काफी इंपोर्टेंट है बच्चों। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है ना? कंट्रोल ऑक्सीडेशन में क्या है? किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर इसको हम रिएक्शन को कराएं, जैसे CH4 की रिएक्शन
हम ऑक्सीडेशन कराते हैं किसकी प्रेजेंस में, कॉपर की प्रेजेंस में। उसी तरह एक दूसरी रिएक्शन है, CH4 की ऑक्सीडेशन कराते हैं किसकी प्रेजेंस में, मोलिब्डेनम ऑक्साइड में। ठीक है बच्चों। तो जो पहली रिएक्शन है इसमें तो बनता है CH3OH, और जो दूसरी रिएक्शन है इसमें बनता है HCl, फॉर्मेल्डिहाइड और H2O। ये दोनों जो रिएक्शन है वो काफी इंपोर्टेंट होती है, जो एग्जाम में कंप्लीट करने के लिए आती है। ठीक है जी बच्चों। ऑक्सीडेशन खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों डी, वो क्या है, आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन रिएक्शन। आइसोमराइजेशन रिएक्शन क्या है बच्चों, वो रिएक्शन जिसमें कोई रिएक्टेंट से कोई प्रोडक्ट बन जाए, और दोनों, लेकिन दोनों की खास बात क्या है, ये दोनों एक दूसरे का क्या हो, आइसोमर हो। उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे बच्चों, आइसोमराइजेशन रिएक्शन। तो एल्केन कुछ इस तरीके की रिएक्शन शो करते हैं, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। अगर हम इसकी रिएक्शन जिसे हम ब्यूटेन कह रहे हैं, इसको अगर मैं AlCl3 की प्रेजेंस में हीट कराऊं, तो ये बच्चों क्या करता है, CH3 CH CH3 और CH3, ये दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चों, आइसोमर हैं। ठीक है जी बात। तो एक आइसोमर से दूसरा आइसोमर बन रहा है, लेकिन तो हम आइसोमराइजेशन रिएक्शन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों एरोमटाइजेशन। एरोमटाइजेशन रिएक्शन। एरोमटाइजेशन रिएक्शन क्या है बच्चों, वो रिएक्शन जिसमें एल्केन रिएक्शन करके कोई एरोमेटिक कंपाउंड बना देता है। एरोमेटिक कंपाउंड कौन होते हैं, बेंजीन के कंपाउंड, जिनमें बेंजीन हो, उसे हम क्या कहते हैं, एरोमेटाइजेशन। जैसे इसमें रिएक्शन है CH3 CH2 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 CH2, ये है बच्चों नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन, और नॉर्मल हेक्सेन की जब रिएक्शन कैसे कराएंगे हम, रेड और Fe के साथ हम रिएक्शन कराएं, तो बच्चों ये जो है ना, ये 6 के 6 कार्बन इस तरीके से बॉन्ड बना लेते हैं, और ये क्या बना देते हैं, बेंजीन। ठीक है जी बात। ठीक है जी बच्चों, बेंजीन बन गया। अगर ये जो कंपाउंड है, अगर ये कार्बन हमारे पास इस रिएक्शन में 7 होते, मान के चलो मेरे पास 7 कार्बन है, मैं इस तरह से लिख दूं CH3 CH2 5 CH3, ये बच्चे हो गए नॉर्मल हेप्टेन। तो जब मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा इसके साथ, रेड हॉट Fe, तो उसमें 7 मेंबर वाला कंपाउंड बन जाएगा। 7 मेंबर में क्या होगा, एक तो बेंजीन रिंग बन जाएगा 6 मेंबर वाला, और एक कार्बन यहाँ साथ हुआ। तो ये जो कंपाउंड है बच्चों, इसका नाम क्या आता है, टालुइन। ठीक है जी। इसके बाद लास्ट है यहाँ आज का, लास्ट क्या है, पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस में क्या है बच्चों, वो रिएक्शन जिसमें एल्केन की बड़ी चेन कहीं में टूट जाती है, छोटी कार्बन चेन में टूट जाती है। जैसे मान के चलो यहाँ कितने कार्बन थे, 4, और यहाँ कितने कार्बन की चेन रहेगी, 2 की, तो इसको हम क्या कहते हैं, पायरोलाइसिस। एक्चुअली में जो पायरोलाइसिस वर्ड है, इसमें जो पायरो है, इस पायरो का मतलब होता है बच्चों हीट, और जो लाइसिस का मतलब होता है, उसका मतलब होता है ब्रेक। तो हीट के प्रेजेंस में क्या होता है, एल्केन्स का टूटकर छोटी चेन में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है बच्चों, पायरोलाइसिस। ठीक है जी। यहाँ हमारा एल्केन चैप्टर की क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट होगा, खत्म हो गई।